हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज शाम 6 बजे लाइव चलता है। तो रोज शाम 6 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के ये क्लास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2009 से लेके 2020 तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। ए ऑप्शन है ए मीटर में, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है विद्युत सेल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न की यूरो 2 का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि यूरो 2 का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण से, सी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न की स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न की नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। तो इसे साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। तो लकड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न की चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ऊपर वाला जो ये ए ऑप्शन वाला है ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है और नीचे वाला जो है ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8
8 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ता है, यानी सभी का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वपोषी किसमें होता है, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें स्वपोषी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में धारा का मान किससे मापा जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ में धारा का मान किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, बी ऑप्शन है ए मीटर से, सी ऑप्शन है ओम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में धारा का मान किससे मापा जाता है। तो परिपथ में धारा का मान ए मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर की गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई। ए ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1986 में, सी ऑप्शन है 1982 में, डी ऑप्शन है 1995 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा सफाई योजना कब शुरू हुआ। तो 1986 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में यहाँ पे देखिए खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये भी बार बार पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है लीवर, बी
बी ऑप्शन है अग्न्यास है, सी ऑप्शन है अंडाशय है, डी ऑप्शन है हृदय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे आपसे ग्रंथि पूछा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है, जिसे हम लोग यकृत भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यहाँ पे आपसे अंग पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय है, बी ऑप्शन है गर्भाशय है, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, इसे आपको याद रखना है। जो शुक्रवाहिका होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि NaOH क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि NaOH क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि NaOH क्या है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि NaOH क्या है, तो NaOH क्या है, ये क्षार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है गैस, यहाँ पे देखिए हाइलोजन, यहाँ पे हाइलोजन होना चाहिए, और डी ऑप्शन है यहाँ पे अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है वास्तविक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की विभवांतर किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है ए मीटर से, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है, तो जो विभवांतर होता है इसे हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि विद्युत विभव किससे मापते हैं, तो विद्युत विभव भी वोल्ट मीटर से मापते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसे आपको अगर याद नहीं होगा तो प्लीज आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में,
बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो ए मीटर होता है इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी रहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस में, बी ऑप्शन है अवतल लेंस में, सी ऑप्शन है समतल लेंस में, डी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों में, यानी ए और बी दोनों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस, यहाँ पे देखिए किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की पीतल उदाहरण है किसका। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीतल होता है ये किसका उदाहरण होता है। ए ऑप्शन है धातु का, बी ऑप्शन है अधातु का, सी ऑप्शन है मिश्र धातु का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है किसका, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये मिश्र धातु का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है फुट में, सी ऑप्शन है कैरेट में, डी ऑप्शन है हर्ट्ज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, तो कैरेट में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, इसे आपको साथ में याद रखना है। जो सोने की शुद्धता होती है इसकी माप किसमें की जाती है, कैरेट में की जाती है। और यहाँ पे देखिए हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा कि काश हम लोग पढ़े नहीं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न नहीं याद है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के और नोटबुक पे आप लोग उसका रिवीजन बार बार कीजिए, ताकि वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप लोग बोर्ड एग्जाम 2021 में काफी अच्छा नंबर ला पाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है मृदा, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न की बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है दोनों पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो बिजली की घंटी होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर।
30 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है यूग्लिना में, सी ऑप्शन है अमीबा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो जो कुटपाद होता है इस अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें से पहचानना है कौन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन सा है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहां बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्राणु कहां बनता है। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है वृक्क में, सी ऑप्शन है मूत्राशय में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहां बनता है। तो जो शुक्राणु होता है ये वृषण में बनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा, यहाँ पे देखिए तिलचट्टा कैसे श्वसन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तिलचट्टा होता है वो कैसे किस अंग से यहाँ पे किस अंग से श्वसन करता है। ए ऑप्शन है फेफड़ा से, बी ऑप्शन है त्वचा से, सी ऑप्शन है गिल्स से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए जो तिलचट्टा होता है वो किस अंग से श्वसन करता है, तो जो तिलचट्टा होता है ये त्वचा से श्वसन करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, और ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है यहाँ पे 8, डी ऑप्शन है 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न और भी है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न की एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किससे होता है। ए ऑप्शन है परासरण से, बी ऑप्शन है विसरण से, सी ऑप्शन है अवशोषण से, डी ऑप्शन है रसारोहण से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किससे होता है, तो किससे होता है, विसरण से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है हेमेटाइट, बी ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सी ऑप्शन है सिनेबार, डी ऑप्शन है बॉक्साइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है, तो पारे का अयस्क सिनेबार होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है HNO3, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, HCl भी प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है, यानी यहाँ पे सभी क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर।
39 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एलपीजी गैस होता है, जो प्राकृतिक गैस होता है, उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का, यहाँ पे देखिए एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, तो ये होता है ब्यूटेन गैस। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, तो 50 HZ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, सी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि को, डी ऑप्शन है तंत्रिका ग्रंथि को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। तो जो मास्टर ग्रंथि होता है इसे हम लोग किस ग्रंथि को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न की वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसे बनता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न की वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है डोब्रेनर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन थे। तो ये न्यूलैंड्स थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। ए ऑप्शन है लसिका, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। तो कौन रोकता है, प्लेटलेट्स रोकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है विद्युत अपघटन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न की हीरा और ग्रेफाइट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। ए ऑप्शन है समअवयवी, बी ऑप्शन है समस्थानिक, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है कार्बन के अपरूप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न की ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है अवरक्त विकिरण से, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण से, सी ऑप्शन है परावैंगनी विकिरण से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा प्रदान करता है। तो परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न की अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, सी ऑप्शन है राइबोसोम में, डी ऑप्शन है केंद्रक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो कोशिका द्रव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग लिख लीजिएगा और उसका बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 टाइम प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब चल रहा है, तो कब चल रहा है, तो एक 6 बजे शाम में चल रहा है और एक सुबह में 5:30 बजे चल रहा है। तो दोनों क्लास आप लोग मिस मत कीजिए। बहुत ही जल्दी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 बजे दिन में सब्जेक्टिव प्रश्न होता है और यहाँ पे देखिए रात में 8 बजे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलता है। तो गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पे देखिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।